very special guest today, Sanjeev Ahluwalia sir. He has a very illustrious career in the journey of 30 to 40 years. Let us hear him out first and let us see how the listeners of GT Log के जो podcast के जो लोग हैं वो किस हिसाब से आज के conversation से benefits होते हैं. Or sir, we would like to start maybe I think listening you in terms of आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. We understood कि आपने बहुत सारे संस्थाओं में काम किया है, बहुत तरीके के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने निभाई हैं, बट हम चाहते हैं कि आप प्लीज थोड़ा सा हमें अपनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जर्नी बताएं. Hmm. So, Anurag, you're making me sound like, a rolling stone gathers no moss. कि छोटी सी जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. दरअसल ये सच भी नहीं है. अगर आप करियर पाथ को देखें तो मेरी करियर पाथ में केवल 3 चेंजेस हैपन. पहला तो करियर पाथ था कि आफ्टर आई फिनिश माय एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, I got into a company which was then quite big. Now it's almost disappeared, called the Delhi Cloth Mills. ये लाला श्री राम की कंपनी थी. और मैं आपको हकीकत बताऊं कि reason why I got in is because one of the people on the board of the company had played tennis with my dad in Hyderabad, because he was also posted there in the government and so was my father. तो माय मदर वेंट टू हिम एंड सेड कि ये बिल्कुल बेकार लड़का है, इसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, डिग्री मिल गई है ज़रूर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर अब नौकरी आपको दिलवानी है. तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू के लिए भेज दो, देख लेते हैं. आई वेंट देयर एंड आई जॉइंड एज अ सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनी. एक प्रोग्राम उनका होता था एक्चुअली. दिस इज वे बैक इन 74, एंड दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ मिनी MBA long back. Hindustan Lever also had one of these programs. तो वहाँ 2 साल ट्रेनिंग व्रेनिंग हुई. तो मैं ट्रेनिंग व्रेनिंग की. उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं बाड़ा हिंदू राव में ही टेक्सटाइल मिल थी, तो वहाँ लगा दिया मार्केटिंग में. पर वो मेरे को दरअसल काम ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल काम था भाई, टेक्सटाइल बेचना, खरीदना, खरीद फरोख्त का काम. मेरे को उसमें कोई बहुत ज़्यादा रुचि लगी नहीं. और ये कब की बात है सर? 74 to 78 आई वॉज देयर 4 years. 2 साल तो ट्रेनिंग हो गई, 2 साल फिर वहाँ पे नौकरी वोकरी की, बट कुछ जम ही नहीं बात. तो एक कारण ये था कि जो मेरे दोस्त यार थे वो सब सब लोगों ने वो इम्तिहान शुरू से देना शुरू किया, और आहिस्ते आहिस्ते करके सब लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में लग गए थे. तो जब आपकी संगत बुरी हो तो यही होता है कि आप जो आपके दोस्त यार हैं उन्हीं के पीछे चलते हैं. मेरे मन में आया यार ये मैं इसी को ट्राई करूं, मेरा यहाँ तो मन लग नहीं रहा. फिर मैं इम्तिहान वगैरह में बैठा, तो पहले मैं कस्टम्स में आ गया मेरा नंबर. 2 साल बॉम्बे में. मीन वाइल आई सैट अगेन तो IAS में आ गया. तो वहाँ एक करियर चेंज हुआ मेरा, प्योरली बिकॉज आई वॉज बोर्ड, नॉट के आई हैड ए ह्यूज desire to actually be in the IAS. कोई ऐसा नहीं था, बट एवरीबडी वाज डूइंग इट, सो आई वाज. तो भेड़ चाल में, एंड दे सीम क्वाइट हैप्पी. तो वो हुआ. मैं लगे रहा फिर IAS में काफ़ी सालों तक. देन इन 2005 आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन डिसइन्वेस्टमेंट. एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी नाम हमने खोज के बनाया प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि हम कहना नहीं चाहते थे किसी को कि हम प्राइवेटाइज करें. वी वर डिसइन्वेस्ट. अरुण शौरी जी मंत्री थे. उससे पहले अपने ये रहे आपके, जो बाद में कॉमर्स मिनिस्टर बने ना. एनीवे, वरुण शौरी वाज अ मिनिस्टर व्हेन आई वाज देयर. एंड उसी समय झगड़े शुरू हुए, बैकलैश आया
पार्टी से कि भाई आप सारी कंपनियां बेच देंगे तो वर्कर्स का क्या होगा, हमारा क्या होगा एंड ऑल दैट। वो अटल जी की सरकार थी, वो धंधा रुक गया, स्टॉल कर गया। 1 साल चाय पी हम लोगों ने बैठ के, गप्पे मारी, चाय पी ऑफिस में। एक मेरा दोस्त आया वाशिंगटन से, वो कह रहा क्या कर रहे हैं, मैं कहा देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसे तुम साउथ सूडान चले जाओ। मैं भाई साउथ सूडान क्या चीज़ है, मैंने साउथ सूडान तो सुना है, साउथ खार्तूम सुडान। वगैरह, व्हाट इज साउथ सूडान। कहता है एक नई कंट्री वहाँ बन रही है और वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ कोशिश कर रहा है कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए एडवाइज़र भेजा जाए, जिनको तजुर्बा हो सरकार चलाने का वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल आप वहाँ फिट कर जाओगे। मैं कभी अफ्रीका में काम नहीं किया, ऑन मैप में मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, साउथ सूडान का है तो मैं करूँगा क्या। इसे कोई नहीं, तुम लग जाओगे वहाँ पे। मैंने कहा यार कैसे लग जाएंगे, वर्ल्ड बैंक है, मुझे क्यों लगे, वो पूरी दुनिया है उनके लिए, किसी को खोज लें। किसी को 2 साल से खोज रहे हैं, किसी को कोई जाने को तैयार नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हारा चांस है, मैंने कहा भाई ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपने मुझे दिया है, थैंक यू फॉर दैट। बट एक चीज़ बताओ कि आपकी ये जो पॉलिसी होती है कि अगर किसी की वहाँ वॉर चल रही थी, इट वाज अ वॉर टोन एरिया लाइक दिस इजराइल एंड हम्म। हमास टुडे। ऐसे यार मैं अगर वहाँ जाके मर जाऊँ तो मेरी फैमिली का क्या होगा। सर देखो ये तुम्हारी पॉलिसी है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा इतने पैसे मिलेंगे, इतने तो मेरे को सरकार में रह के 5 साल में नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, वो भी रिस्क कवर हो गया। आई वेंट, हम्म। आई नेवर केम बैक। आई वर्क देयर फॉर 8 years and then I finished that assignment and I came back and so by that time I was more than 62 years old. So thereafter I've just been doing odd assignments, writing, इधर उधर कंसल्टेंसी, इस तरह। हम्म। तो ये मेरा ब्रॉड करियर स्पैन रहा। So in between, you have also worked with Terry हाँ, on the energy regulation या side. या Also, you have played maybe I think an important role in terms of CRC हाँ हाँ के साथ भी आपने काम किया है। या तो मतलब एक तो ये क्वेश्चन भी है कि बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर, having worked on the finance side on several areas, certainly have looked after a lot of districts in UP and other areas as well. फिर आपने वो साउथ सूडान में भी आपने ये सब चीज़ें की। तो मतलब व्हाट इंट्रिग्ड यू इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दैट वेरी डिफरेंट रूट इन टर्म्स ऑफ टेरी का एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन सब या चीज़ों में? So I think Terry was a very welcome, departure for me because I had never worked in the what one can call NGO sector. हाँ, हाँ। मैंने कभी काम नहीं किया, तो सीधा सरकार में आ गया, सरकार में। तो आई वाज आल्सो ऑलवेज वेरी इंट्रीग्ड, कि भाई ये एनजीओ लोग करते क्या, कैसे हम्म। काम करते हैं, कैसे इनमें हमेशा जोश बना रहता है, किस तरह इतने इफेक्टिव दिखते हैं, हम्म। अपना रिजल्ट्स देते हैं, परफॉर्मेंस बनाते हैं, हाउ डज इट वर्क। और मेरा एक फ्रेंड था आईएएस में, वो भी था, तो ही हैड गॉन टू टेरी ऑन डेप्यूटेशन, सो आई यूज्ड टू चैट विद हिम। So he said it's a wonderful experience. You go and do a deputation there. हाँ, हाँ। So I went there and I really found remarkable that in those days, and this was, I went there in 1996 or 7, 6, I think. And in those years, you won't believe it, that it was it was fully computerized. And it was like there was no difference between an international organization and Terry, हम्म। and completely honest to the core. हम्म। And a staff, huge staff, 2 3 campuses, अब तो खैर और भी बड़ा बन गया है। So there, Dr. Pachori was the DG हम्म। at that time. हम्म। So he suggested that I should. I'd written a paper actually. I had gone to study at Columbia just before that. So I'd हम्म। written a paper on financing power. हम्म। So he picked up on that and he said, "You pursue this here." वो जब
फाइनेंस की आप डोर पकड़ लेते हैं तो सारे ही दरवाजे खुल जाते हैं, ये मैंने देखा है, क्योंकि इट इज़ द कोर ऑफ एनी एंटरप्राइज एंड एनी एक्टिविटी। एपेक्स पे रहती हूँ। हाँ, नहीं एपेक्स का सवाल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है ना कि वो डोर है जो आपको हर दरवाजे के ज़रिए ले जाती है, कि it is a channel which gives you information and data, which lets you analyze, which lets you get into the innards of the organization कि हो क्या रहा है। So because of that, I got interested at that time in energy and the discoms जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, and then the fact in 1990 they were starting the electricity reform program. बीजू पटनायक जी जो थे हम्म। उड़ीसा के, he had volunteered that Odisha will first revolutionize the distribution sector by creating discoms, अच्छा। distribution companies. पहले तो सब ऐसे भी रहते थे, he said I will do it. So they did it very sincerely, and बने discoms बने, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट आई, डिफिट की सपोर्ट आई, so I was there working from Terry's side हम्म। on the discom process, and particularly trying to set up the regulator, फिर how they टेरी will be के बाद में funded. फिर आपने सीआरसी के लिए काम किया। हाँ, तो from Terry I went to CRC because actually हुआ ये कि प्रोफेसर राव थे, तो प्रोफेसर राव he was in Terry, हम्म। he was a very senior management consultant, so he was appointed as the chairman of CERC हम्म। when it was created. तो क्रिएशन के टाइम में एज यू नो कुछ होता तो है नहीं, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं होती वहाँ डेस्क भी नहीं होता है, तो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो ही सेड व्हाई डोंट यू कम देयर, आई सेड ओके। तो हम गए यहाँ, दफ्तर वफ्तर हमने एक बनाया और काम शुरू किया, उससे फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया था तब तक, तो यही रहा। हम्म। एंड आई फाउंड दैट इट वाज अ peculiar sector which was resistant to change, हम्म। very resistant, and it remains like that even now. हम्म। सर आप कुछ समय बाद जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कुछ समय रहे हैं, हाँ, एंड देन यू हाँ। आल्सो हैव मे बी वर्कड ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट भी फाइनेंस का ही पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट। था, हाँ, वो करेक्ट। भी उसी का पार्ट था, हाँ, बिल्कुल। बट अदरवाइज़ आल्सो हैव रिमेन्ड इन जी, इकोनॉमिक अफेयर्स। बिल्कुल। तो मतलब जैसे जो पीएफएमएस सिस्टम है, पब्लिक फाइनेंशियल। फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इसको हम लोग एनर्जी पर्सपेक्टिव से क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से भी आए थे जहां आपने हुँ, मे बी रेगुलेशंस का पार्ट भी देखा था, पीएफएमएस एक ऐसा कंपोनेंट है। तो या एक तो है कि पीएफएमएस के बारे में भी थोड़ा-सा मतलब लोग जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली कैसे वर्क करता है, हाउ द सेंटर इज़ कनेक्टेड विद द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पीएफएमएस सिस्टम, और एनर्जी डिप्लॉयमेंट कंपोनेंट को या एफिशिएंसी सेक्टर को या ओवरऑल एनर्जी सेक्टर को कैसे ये रेगुलेट कर सकता Yeah, I mean, performance management system in public financial management system is a performance management system. है? जी। Essentially, that every rupee that is taken out from the tijori, हुँ, it should reach where it is supposed to reach. हुँ, Number हुँ, one. Once it reaches, some messaging must be there that this money has reached, right? Acknowledgement must be there. Thereafter, it should be spent in the manner in which it has to be spent हुँ, by the person who has got that money, right? It should be spent in a timely manner, हुँ, okay? And then, so that is the simple, transaction. There is a transfer of money on this expenditure side. On the tax side, there is that money is being received by the government. Right? So uh, there you start at the initial stage, that is tax being assessed correctly or not, or are there leakages? Because if there are leakages, you are not collecting हुँ, हुँ, all that you should, and that's exactly true for electricity. हुँ, हुँ, जहाँ पे बिलिंग ही नहीं होती तो बिल अगर आप जनरेट ही नहीं करेंगे किसी के लिए, तो वो कलेक्शन कहाँ से होगा? ठीक, तो वो ब्रॉडली वो टैक्सेशन साइड और इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग साइड एक ही है।
टैक्स वाला भी आप पे बिल रेज़ करता है, फिर आप पैसा जमा करते हैं, वो सरकार के पास जाता है। और फिर अकाउंटिंग है उसमें कि भई वो सही जगह जाना चाहिए, उसका वहाँ अकाउंटिंग होना चाहिए। तिजोरी से निकलना नहीं चाहिए जब तक ये रूल्स अ, यू नो टिक ना कर दिए जाएँ, हुँ, जब तक वो कंपैटिबल ना हो with the regulations. So this is broadly what the public financial management system is. But there are some other components which are more complex but very important. आपकी आय है, वो आपके व्यय या खर्च से कम है। तो जो उसमें अंतर है, हुँ, वो डेफ़िसिट हो जाता है। आप और मैं तो नहीं कर सकते, वो जितना आपको हमको मिलेगा वही खर्च करेंगे या फिर हम भी लोन ले सकते हैं, सरकार भी लोन ले सकती है। पर उससे ऊपर सरकार के पास एक और ब्रह्मास्त्र है कि वो आरबीआई है। तो जैसे आपने सुना होगा अभी आरबीआई ने 2.1 ट्रिलियन रुपीस यानी 2.1 लाख करोड़ एज़ डिविडेंड दिया है सरकार को, हुँ, कि जो वो अपनी ट्रेज़री ऑपरेशंस करते हैं, उसमें प्रॉफ़िट उनको हुआ, तो दे हैव ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ताकि बजट में जो घाटा है, जो लगभग इस साल 6% का लगभग है, उसको अगले साल और कम कर लिया जाए। So these are some of the different aspects, which are there in all covered under public financial management. And the World Bank has done a lot of work on this, हुँ, हुँ, and they're pretty good at advising countries on how can they make their uh, PFM more resilient and more effective. हुँ, उसके लिए वो लोन भी देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, जिसमें मेरे जैसे लोग भेजे जाते हैं। तो हम लोगों में भी थोड़ा बहुत कमाने को मिल जाता है। तो ये है कहानी। इट इज़ द नर्व सेंटर, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट। हुँ, अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री गड़बड़ा जाए, तो पूरी गवर्नमेंट जो है गड़बड़ा सकती हुँ, है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस, ऑफ गुड गवर्नेंस। हुँ, यू मस्ट हैव अ गुड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। हुँ। इसमें एंटी करप्शन अच्छा सर, आप एनर्जी सेक्टर पे बात करते हैं, एनर्जी हुँ, पॉलिसी इवैल्यूएशन पे बात करते हैं। आप सेक्रेटरी रहे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। हाँ, जी। तो मतलब द प्रोसेस और द इवैल्यूएशन जो अभी तक की रही है एनर्जी पॉलिसी की, हुँ। वो मतलब आपके हिसाब से वो प्रोग्रेसिवली स्पीड ठीक है या और अच्छा कर सकती थी? सजेशन अब है। इसमें देखिए जब आप स्पीड की बात करते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं कि 2 सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं लोग, जी, 3 सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। देखिए एविएशन को कंपेयर करते हैं, जी। फिर टेलीकॉम को कंपेयर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करते हैं। अब एविएशन जो पहले होता था, सिंगल एयरलाइन हमारी इंडियन एयरलाइंस बेचारी, और अब जाने कितने-कितने हो गए। तो सक्सीड कर गया वो, रेगुलेशन भी सही है, तमाम लोग हवाई चप्पल पहने घूम रहा है आदमी आजकल, है ना? तो सक्सीड किया है, वो सक्सेस बिल्कुल सक्सेस है। हुँ, टेलीकॉम तो ख़ैर आप और हम जान ही रहे हैं कि क्या रेवोल्यूशन उसमें आ गया है। इस तरह का रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आ पाया और इसका एक कारण है। वो कारण ये है कि एक तो ये था कि अ, ये एविएशन और टेलीकॉम दोनों सेंट्रली कंट्रोल्ड अ, हुँ, मैंडेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। हुँ, इसमें हुँ, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता हुँ, है। हुँ, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में मेन रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार जनरेटर लगा सकती है, हुँ, मतलब उत्पादन करके आपको बिजली भेज सकती है, पर उसके बाद उस बिजली को इस्तेमाल करना, उसकी बिलिंग करना, उस पैसे वसूल करना, वापस भेजना जनरेटर्स को ताकि जनरेटर्स चलते रहें, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वहाँ पे चूक हो जाती है। कुछ ऐसी देखिए 3-4 गवर्नमेंट्स हैं, जिन्होंने काफ़ी चेंज किया है। वन इज़ गुजरात, हुँ, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल, क्योंकि वहाँ की चारों जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, चारों। और चारों के चारों प्रॉफ़िटेबल हैं और चारों के चारों के मानक जो हैं बड़े हाई हैं, हाइली रेटेड, ए रेटिंग में आती हैं। हुँ,
उसका कारण है कि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने उनको सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से कि देखो, आपको अपनी जो है डिस्कॉम को एक एग्ज़ाम्पल बनाना है, हुँ, वो बने। अब अन्य सरकारें हैं जो उस नज़रिए से डिस्कॉम को नहीं देखती हैं, तो उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा, अगर उनकी जो और चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव रहती हैं कि भई मशीनरी खरीदनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, वो सब चीज़ें में डिले होगा। तो आहिस्ते-आहिस्ते आप वो है ना, एक ब्रोकन विंडो सिंड्रोम कहते हैं लोग, हुँ, हुँ, कि अगर नेबरहुड में बहुत सी अगर ये आपकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, हुँ, तो आहिस्ते-आहिस्ते वहाँ के लोगों में वहाँ एक तो रहने की इच्छा कम हो जाती है, दूसरा घरों को सही रखने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो जो पूरा नेबरहुड है वो तबाह हो जाता है, क्योंकि मेंटालिटी बदल जाती है, हुँ, ठीक है? और अगर आप एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे सारे लोग मिलके चमका के हुँ, चीज़ों को रखते हैं, तो आपकी एक मेंटालिटी अलग हो जाती है। आप भी उसी में उसी रवैये उसी से तरीके फिर से डील करना करना चाहते हैं। चाहते हैं, हुँ, उसी मानक तक आप अपना घर भी रखना चाहते हैं। तो ये डिस्कॉम्स अब काफ़ी साल पुरानी हो गई हैं और बहुत सालों से अनफॉर्च्युनेटली इनमें इस तरह की भावना नहीं आई कि आप लीडर हैं सेक्टर के। आपको दिखाना है सबको कि ये सेक्टर कैसे इसका में परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे रिफ़ॉर्म हो सकता है, कैसे एफ़िशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। और ये भी मैं कहूँगा कि देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में खर्च बहुत होता है, हुँ, बजट बहुत-बहुत बड़े-बड़े होते हैं। अब एफ़िशिएंसी लाने का सबसे बड़ा एक मानक ये है कि खरीद-फ़रोख्त के मामलों में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन से दाम कम होते हैं। दाम कम होने से आपका रेट ऑफ रिटर्न बाद में बढ़ता है। अगर आप एक चीज़ जो ₹100 की है, अगर उसमें ₹150 में खरीद रहे हैं, तो आपको रिटर्न तो उतना ही मिल रहा है ना, तो आपका रिटर्न तो 50% कम हो गया। हुँ, तो ये सब फिर स्टेट लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए हुँ, कि उसमें चूक ना हो, कि किस रेट पे सामान आप खरीद रहे हो, कैसे लगा रहे हो, ऑल दोज़ थिंग्स। सो इट्स अ मैनेजमेंट इश्यू। एक तरीका ये है जो गवर्नमेंट वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने सोचा था कि प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। फ्रंट एंड फाइनेंसिंग उपलब्ध करवाने का सबसे तरीका अच्छा तो ये है कि भई किसी ऐसे उद्योगपति को पकड़ा जाए जिसकी जेब भरी हुई हो हुँ, और जो रुचि रखे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आके, और उनको दे दो कि भैया आप इसको चलाओ और प्राइवेटाइज़ कर दो और बिल्कुल चलाओ जैसे आपकी अपनी फैक्ट्री चल रही है। पर ऐसे उद्योगपति कहाँ हैं इंडिया में? तो डिस्कॉम्स की एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसको मैं सब समझता हूँ एक ही तरीका है सॉर्ट करने का। तो ये कॉमन एक फोरम बनाया जाए जिसमें सेंटर और स्टेट्स, सारी स्टेट्स और सेंटर, जैसे जीएसटी फोरम, उसी तरह आप बैठिए, आइए आप, हुँ, और हम बात करेंगे। हर चीज़ पे बात करेंगे, छोटी, बड़ी जो भी हो। हर चीज़ कंसेंसस से डिसाइड होगी। जैसे जेटली साहब ने किया था जीएसटी में, आपको याद होगा। हुँ, हुँ, बहुत अच्छा चला था वो। तो उसी हिसाब से आप सबको लाइए, बिठाइए, यहाँ हमारे पावर मिनिस्टर, बाकी सारे पावर मिनिस्टर स्टेट्स के यहाँ हैं, और पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ पे हम निर्णय लेंगे। बात भाषण नहीं होंगे, निर्णय होंगे। इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो एक संगत जब बन जाती है ना लोगों की, जिनको एक चार्ज दिया जाता है कि देखिए 100 दिन में आपको ये रिज़ॉल्व करना है, किसी ना किसी तरीके से, वो रेज़ोल्यूशन निकल सकता है। बट सर आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि इफ़ यू लुक एट एविएशन सेक्टर, वी लुक एट टेलीकॉम सेक्टर एंड वी लुक एट द एडवांसेस जो इस सेक्टर में हुए हैं, हाँ, प्राइमरीली बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन है, यस। करेक्ट? And then we look at the energy sector, which is also driven by center to an extent, but it is largely independent because states का mandate है distribution. यस। So this brings us to the question whether electricity, because it affects the public at mass, is a sector which should be controlled by the central government.
So that is a question which brings, which this brings up in my mind. But then I also look at railways as a sector, and I see railways has also been a central subject. And I look at the progress that railways has compared to telecom in the last 50 years, and it is negligible. Correct. तो देन सो आई मेरा क्रॉस क्वेश्चन अपने ही आपसे फिर ये है कि शायद ये भी एक आंसर नहीं होगा, बिकॉज देन आई टू कंपेयर द टू केसेस, तो हमने ये भी देखा है कि सेंटर के केस में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। देखिए क्या है कि उनके दायरे अलग-अलग हैं। सेंटर के पास तो आप जानते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम तिजोरियाँ हैं। वो बेचारे जो स्टेट्स में बैठे रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तिजोरियाँ नहीं होती। पैसा उनको भी यहीं से ही मिलता है, सेंटर से ज़्यादा। अपना जो आजकल पैसा उनके पास बचा क्या स्टेट्स के पास? कुछ भी नहीं। सिर्फ़ पेट्रोल पे, और वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिफ़ाई जब हो गई दुनिया, तो वो पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी उनका टैक्स रेवेन्यू उनके पास अपने जो स्रोत, अगर आप कहें ना कि अपने स्रोत जो होते हैं, वो बहुत कम है। तो उससे एक एंग्ज़ायटी बन जाती है। जैसे जो आदमी अगर इनकम ना कमाए, जैसे मैं हूँ, मैं इनकम नहीं कमा रहा हूँ, मेरे मन में हमेशा एंग्ज़ायटी बनी रहती है कि यार मेरा क्या होगा? तो उनके मन में भी एंग्ज़ायटी बनी रहती है कि हम कैसे जिएँगे, कैसे आगे करेंगे काम? हम्म, तो अगेन ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मकसद है कि सारा जो फाइनेंसिंग है वो भी सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से। अभी हम क्या करते हैं कि हर 5 साल के बाद वो फाइनेंस कमीशन बैठाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठाती है वो, और वो डिसाइड करती है, डिसाइड क्या, वो सजेशन देती है अपने कि टैक्स की शेयरिंग किस तरह होनी चाहिए, ठीक? बट मेनली वो यूनियन गवर्नमेंट की कमीशन होती है। जाके बात करते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट से वगैरह, कुछ उनके और रिपोर्ट वगैरह निकलते हैं। इन एनीवे जब जीएसटी लग गया, अब तो उसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस मेरे को दिखता नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आउटसाइड दैट। तो ऑल टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम वे, एंड देयर शुड बी अ फिस्कल कमीशन हम्म, which will be the forum for cooperative federalism। उसमें ये सब बातें एक साथ हो जाएंगी। अब आपको याद होगा कि स्टेट्स ने कमिट कर दिया था, फिर वो बीच में ग्रोथ गिर गई, तो फिर जेटली जी ने उनको कहा ठीक है, हम आपको 3-4 साल और उसी रेट पे आपको अपना देते रहेंगे, ताकि आपको 14% जो है बढ़ोतरी होती रहे रेवेन्यू में, हम्म, है ना? तो दैट वाज़ अ वाइज़ मूव। वो उसको आप क्या कहेंगे, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही तो था वो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप और हम, मतलब हम अपने आप को अलग ना समझें। अगर हम समझने लगे कि आप कुछ और हैं, मैं कुछ और हूँ, मैं यूनियन हूँ, तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। सब जगह एक बैठ के सब लोग गवर्नमेंट के ही तो लोग हैं यार। वहाँ मंत्री हैं, यहाँ मंत्री हैं। अपने-अपने मैंडेट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनेंस का मैंडेट मोस्टली जो है ना, वो फ्लो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहाँ पे पकड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को लगता है कि वो निचोड़ते हैं। वैसे बेचारे निचोड़ते नहीं हैं। लगता है उनको कि निचोड़, जैसे जैसे ऑब्वियस है, क्योंकि वो फ्लो नहीं करता ना आपको डायरेक्टली। तो वो भावना को दूर करने के लिए वो निचोड़ने वाली जो संस्था है, उसको फेडरल बना दीजिए, कोऑपरेटिव फेडरल बना दीजिए, ताकि सब बैठ के निचोड़ें वहाँ एक-दूसरे को। और जब एक-दूसरे को निचोड़ने लगेंगे, कोई इधर, कोई उधर, तो सब लोग सैटिस्फाई हो जाएँगे। हम्म, और उसके लिए एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि दर्जनों व्यूज़ को सुन के सबको सैटिस्फाई करे। वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास 30 मुख्यमंत्री बैठे हैं और सबकी बात आप सुने और सबको खुश। मतलब जैसे इसमें क्या है कि कंपोनेंट है एनर्जी ट्रांजिशन। हाँ, अब हम लोग इतना इलेक्ट्रिसिटी इवोल्यूशन की इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, तो हुँ, मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन कंपोनेंट है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है जी, इस चीज़ को लेकर के, बिल्कुल। और उसका रीज़न भी है। अगर लेट्स से अगर प्रधानमंत्री जी ने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ 2070 में
पूरा कंट्री कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनेगा, ये नेट ज़ीरो बन जाएगा। तो उस तरीके से जो कंपोनेंट है कहीं न कहीं वो बेसिक लेवल पे रिफॉर्म्स आने भी चाहिए। उसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 2070 में, जो कि अगर नंबर्स देखें, बिकॉज़ आई थिंक आई आल्सो हैव गॉन थ्रू वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट यू योरसेल्फ हैव रिटन, तो वहाँ पे है कि लगभग पर कैपिटा 1.5 या 1.45 टन CO2 का एमिशन आज के टाइम में है। और अगर हम उस टाइम की बात करें जहाँ पे हम कार्बन न्यूट्रल की बात करें, तो इसका मतलब उतना ही कम एमिशन होगा जितना शायद जितने भी एमिशन की रिक्वायरमेंट या कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट उस समय पेड़ पौधे या फॉरेस्ट उन सब चीज़ों की होगी। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग कंपोनेंट या या नेट जीरो कंपोनेंट, उसी हिसाब से देख रहे हैं। या अब यहाँ पे जो पार्ट है ट्रांजिशन का, वो किस हिसाब से हम लोग मतलब अभी देख रहे हैं द प्रोग्रेस या स्टेप्स बाय सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? तो अभी तो बेसिकली शुरुआत है। जी। तो इसमें 2-3 फ़ेजेज़ हैं मेरे ख्याल। क्या है, एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांज़िशन बहुत ही खर्चीला प्रोग्राम है। हाँ, हाँ। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इंडिया को ट्रांज़िशन करने के लिए लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर कम से कम तो चाहिए ही होंगे। $15 ट्रिलियन। ट्रिलियन डॉलर, और हमारी जो जीडीपी आज है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आज की जीडीपी के 5 गुना केवल ट्रांज़िशन में पहुँच, मतलब वो नेट ज़ीरो 2017 में पहुँचने के लिए इतना पैसा खर्च हो जाएगा। हाँ, ठीक? हाँ। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो अम, एक साथ तो सब कुछ हो नहीं सकता। 2 कारण हैं उसके क्यों नहीं हो सकता। हुँ, एक हुँ। तो ये है कि खैर पैसे की कमी है ही, बट मोर इम्पोर्टेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। क्योंकि आज ग्रीन टेक्नोलॉजी को अगर आपने एनर्जी की बात हुँ, कर रहा हुँ। हूँ, तो सिर्फ़ सोलर और अपने विंड पावर हैं जो ग्रीन है, हुँ, रिन्यूएबल में। हुँ। मैच्योर टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि अन्य देशों ने भी अपनाया है उनको पिछले 30 सालों में, इसलिए वो प्राइसेज़ उनके गिर रहे हैं, अफ़ोर्डेबल है, हुँ, तो उनसे सस्ती बिजली मिल जाती है। हुँ, हुँ। तो उस पे तो ज़ोर ज़बरदस्त चल ही रहा है सरकार का। दे आर रैंपिंग अप हुँ, हुँ। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, बोथ सोलर एंड दिस वन विंड पावर। हुँ, उसके साथ क्या है कि सेकंड उसमें लिंक कंपोनेंट ये है कि क्योंकि ये दोनों सोर्सेज़ जो हैं, ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, ये वेरिएबल है। कोई टाइम ऑफ डे पे वेरी करता है, जैसे आपकी विंड है वो रात को ज़्यादा चलती है। वैसे मैंने कभी छत पे जाके ये देखा नहीं कि वाक़ई सही है कि रात को छत पे ज़्यादा हवा चलती है और सुबह कम चलती है। तो आप लोगों के पास छत होंगे, मेरे पास छत नहीं है, तो मैं इसका कहते हैं कि रात को हवा अच्छी चलती है, तो उससे विंड पावर ज़्यादा बढ़ती है और सुबह इतना अच्छा नहीं काम करती, सुबह सोलर काम करता है। तो एक तो इन दोनों में जुगलबंदी बनती है, जहाँ उसका कम हो जाए वो कर दे, जहाँ ज़्यादा हो जाए वगैरह। वो भी इनफ नहीं है पर अगर आप केवल इन दोनों पे ही निर्भर रहना चाहें, हुँ, तो आपको एक तीसरा कंपोनेंट अंदर लाना पड़ेगा, स्टोरेज का। हुँ, तो वो स्टोरेज के तरीके काफ़ी सारे हैं, बट इंडिया में तो जो प्रचलित है वो है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। हुँ। पानी को ऊपर भेजो, पंप करके रखो ऊपर स्टोर करके, जब ज़रूरत हो फिर नीचे वापस भेजो, ले लो। उसको बिजली उसका उत्पादन करो। तो हमारे पास लगभग 90 गीगावाट का असेस्ड पोटेंशियल है, पर कैपेसिटी हार्डली 7 या 8 गीगावाट की है। खैर, ये टेक्नोलॉजी तो हमेशा चेंज होती रहती है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि एयर प्रेशर टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छा। कि वो एयर प्रेशर, आप एयर को फ़ोर्स करके रखिए जैसे बलून में, कंप्रेस्ड एयर, उसको हुँ, रिलीज़ करिए, वो हुँ, भी वो काम कर सकती है। तो जो लोग आर-एन-डी की दुनिया तो इतनी वो मतलब अ, चुलबुली है कि कुछ ना कुछ होता रहता है हुँ, हर हुँ, हाँ, हुँ, और दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सर्टेन कि मुझे क्या करना है। हुँ, तो वहाँ पे जुड़ता है स्टार्टअप की दुनिया, हुँ, क्योंकि ये सब जो है, और हमारे स्टार्टअप्स आजकल उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, हुँ, और जिस दिशा में करना चाहिए उसमें नहीं कर पा रहे। स्पेस में हुँ, तो अच्छा काम हो रहा है,
ये बिजली बिजली में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, मोस्टली इट इज़ बीइंग डन इन चाइना एंड द यूएस। हुँ, एनीवे, सो वो बैटरी आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, 4-5 साल और लगेंगे। हुँ, तो फेज़ 1 आप रिन्यूएबल बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं, उसके साथ कोल यूज़ करिए। हमारे गैस के प्लांट्स हैं जो बंद पड़े हैं, उनको ले आइए बैक ऑन ऑन लाइन। हुँ, गैस महँगी होती है, तो उसमें आप बायोगैस मिक्स करिए, हुँ, वो ग्रीन भी है, हुँ, सस्ती भी है, पर उसके लिए व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। हुँ, आप कलेक्ट करो पहले बायोमास को, और ट्रांसपोर्ट करो, फिर वहाँ लगाओ। I mean, हुँ। पूरी उसमें भी सर क्या है ना, जैसे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रांज़िशन है, बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, वो तो फिर भी चीज़ें मतलब लोगों को लगता है करना आसान है। हाँ, बट जहाँ पर मतलब जो जैसे रूरल हो गया, हाँ, जहाँ पे हम सेमी अर्बन लोकेशंस हो गई, वहाँ पे क्या है कि लोगों को अवेयर कराना, बायोमास या इस तरह के जो कोल बेस्ड या लकड़ी बेस्ड, वुड बेस्ड जो है आप ईंधन की खपत ना करके आप इलेक्ट्रिक कुक स्टोव यूज़ करें या कुछ और इस तरह यूज़ करें। क्योंकि उसी को अ, उसी बिहेवियर को चेंज करना या कह लीजिए कि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके हिसाब से उनके रिसोर्सेज़ को अवेल कराना, वही सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। क्या है कि कुकिंग कुकिंग में ये सही है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। हुँ, हुँ। ठीक? एफिशिएंसी बहुत एक इम्पोर्टेंट हुँ, उसमें कंपोनेंट है एनर्जी ट्रांजिशन में, जी, और चीपेस्ट कंपोनेंट है। तो हम लोग काफ़ी कुछ हमने किया है पिछले 10 साल में। बीई जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी जी, एफिशिएंसी है, उन्होंने इंडस्ट्री के साथ अच्छा काम किया है, जी, और उन्होंने एफिशिएंसी उनकी बढ़ाई भी है, लगभग 10-12% जी। बढ़ाते रहे हैं। हुँ, पर वो पर्याप्त नहीं है, हुँ, क्योंकि दायरा बहुत लंबा है। हुँ, तो अ, ये रूरल एरिया में ख़ास करके चेंज इलेक्ट्रिसिटी की तरफ तब होगा जब आप 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएँगे। हुँ, हुँ, आज वो नहीं है वहाँ पे। मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ, हुँ, हमारे यहाँ ही नहीं है, तो मैं और किसी की क्या बात करूँ? हुँ, नहीं आती, कट जाती है, तो अगर बिजली कट जाएगी तो मैं किस पे खाना बनाऊँगा? अगर मैंने सारा अपना चेंज कर दिया सिस्टम, तो मैं तो गया। हुँ, इसलिए लोग एलपीजी प्रेफ़र करते हैं, हुँ, क्योंकि भाई सिलेंडर आता ही है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडियन ऑयल का, बाकी लोगों का, तो कन्वीनिएंट है, पर क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बुरा है वो, हुँ, ठीक? और हमारे जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, अब आहिस्ते-आहिस्ते वो शुरू हो रहा है कि तरह-तरह के बायोफ्यूल्स को लेके कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाए। हुँ, हुँ, वो गाड़ियों में भी यूज़ हो सकता है, वो कुकिंग में भी यूज़ हो सकता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग उसमें आइदर और की सिचुएशन में घुसें कि क्या आप अ, मतलब धान उगाएँगे या फिर अ, अपना बायोगैस बायोगैस बनवाएँगे हुँ, उस चीज़ से, हुँ, राइस स्ट्रॉ से। तो वो है कि वो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, हुँ, जो हर जगह ग्रो करते हैं हुँ, अलोंग द सी कोस्ट हुँ, वगैरह, उससे भारी मात्रा में उनको यूज़ करके विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन हुँ, आप कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं। बट ऑल दिस इज़ एट द रिसर्च स्टेज, हुँ। इट्स एक्चुअली नॉट देयर इन द डेमोंस्ट्रेशन जी, स्टेज। डेमोंस्ट्रेशन स्टेज पे भी है, बट कॉस्ट इज़ द हुँ। इश्यू। बायोगैस एज़ ए कंपोनेंट हम लोग देखते हैं सर, ये मतलब एज़ ए टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि कितने डिकेड से चल रही है। है ना सर? और फिर भी अभी देखा जाए तो उसका जो कमर्शियल लाइज़ेशन है, वो शायद अभी भी नहीं हुआ है। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, कभी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं या जो इनपुट सोर्सेज़ हैं वो उसको सप्लाई चेन में इश्यूज़ मानते हैं या कहीं और से चैलेंजेज़ हैं, उसका जो यस, आउटपुट है उसको कहीं यूटिलाइज़ेशन के लिए चैलेंजेज़ मानते हैं। यस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जी, नहीं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, सतत प्रोग्राम है ये जी। पूरा। तो सतत प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो इसी पे फ़ोकस कर रहा हुँ, है। इंदौर में बड़ा अच्छा काम हुआ है, आप जाके देखिएगा। हुँ। वहाँ पे जो बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट उन्होंने लगाया है। एक तो इंदौ हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, एक तो वो बड़ा साफ-सुथरा उसको रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शो पीस है।
तो देखने में भी, फ़ोटो लेने में भी बड़ा मज़ा आता है उसको। पर हकीकत ये है कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है हुँ, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली उसे। तो वो शो करता है कि हर जगह हो सकता हुँ, है हमारा ना? एग्ज़ाम्पल तो है ये। ये जो आपने बड़ा सही कहा कि सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम तो ये है कि फीड की, हुँ, कलेक्शन ऑफ फीड इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग ओवर हुँ, देयर। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आती थी इन लोगों को, अब कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है कि अगर ये बना भी लेते थे बायोगैस, तो जो आपकी आईओसी वगैरह के आउटलेट्स हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। हुँ, तो फिर गवर्नमेंट से दबाव पड़ा तो अब उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस शुरू को-ऑप्ट किया। कर लिया है। हुँ, तो आई थिंक आगे चल के बढ़ोतरी होएगी इसमें, हुँ, निश्चित बढ़ोतरी होएगी, ख़ास करके नितिन गडकरी जी तो बहुत इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है हाँ, इसमें। हाँ, हालाँकि उनका डायरेक्टली सेक्टर तो नहीं है, हुँ, पर इंटरेस्ट तो बहुत लेते हैं। तो सही इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को इनमें पहले शक ये था कि यार ये फूड वर्सेस फ्यूल जो है, ये ट्रेड ऑफ ना होए हुँ, कि मैं फूड उगाऊँ या फ्यूल उगाऊँ। तो ये जो नई तकनीकी आ गए हैं, तकनीक जो आ गई है, टेक्नोलॉजी जो आ गई है, हुँ, जो फूड क्रॉप्स के अलावा अलग क्रॉप से, हुँ, जो कि आपकी बंजर ज़मीन पे भी उग सकते हैं। तो इंडिया के पास तमाम बंजर ज़मीन पड़ी है। हाँ, उस पे अगर आप उसी को ग्रो करें और करें तो वो एक पोटेंशियल है। हुँ, आगे चल के आप देखेंगे कुछ होगा, मैं समझता हूँ। इसमें बहुत सारा जो फ्यूल है वो मैं देखता हूँ जो रेजिडुअल क्रॉप से हाँ, एनर्जी जनरेट यस। करते हैं, सो दिस इज़ वेस्ट टू एनर्जी। अब उसमें जला देते हैं लोग, अब कैसे करोगे? बट क्योंकि उसमें सर जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, इट इज़ ऑल्सो दैट इट इज़ नॉट प्राइस कॉम्पिटिटिव. With हाँ, waste to energy, the cost of generation हाय। of energy is very high, and most of the projects जो waste to energy field में चलते हैं, they're largely CSR because they do not make commercial. देयर आई डिसएग्री विद यू लिटिल बिट, क्योंकि जब आप कहते हैं डज नॉट मेक कमर्शियल सेंस, तो आप ये एक नोट करिए कि अगर उसमें आप कार्बन प्राइस लगाना लगे, कार्बन प्राइस यूरोप में 50-80 डॉलर है एक टन की ऑफ कार्बन। अगर वो कोई तरीका हो, जो कि इन्होंने अब ऐलान किया है, आर के सिंह जी ने, मंत्री ने ऐलान किया था कि अब ये कार्बन प्राइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में भी। हुँ, हुँ, तो फिलहाल तो शायद मेरे ख्याल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केवल इंडस्ट्री वगैरह पे, बट आहिस्ते आहिस्ते जो पहले अपने ई सर्ट्स और आर वगैरह सर्टिफिकेट्स थे, उन पे लगा रहे हैं कार्बन प्राइस। पर वो आगे रोल आउट करेंगे अन्य सेक्टर्स के लिए भी। और अगर इस सेक्टर में आपको अगर कार्बन प्राइस का फ़ायदा मिले, देखिए बहुत से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पेड़ उगाते हैं, राइट? और उसमें जो कार्बन बचती है उसको फॉरेन कार्बन एक्सचेंजेस पे बेचा जा रहा है, प्रॉफिटेबल है। हुँ, इसमें भी अगर आप उन बेचारों को जो कर रहे हैं, उनको अगर कार्बन प्राइस मिलेगी, अच्छे दाम मिलेंगे, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और वो प्राइस तो हम और आप पे कर ही रहे हैं ना। 5% अगर जीडीपी का आपका कम हो रहा है किसी ना किसी वजह से, बिकॉज़ ऑफ कार्बन, वो बहुत बड़ा सम है। हुँ, सर तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, हाँ, एंड वी ऑफन ओवरलुक जो कंपोनेंट आपने बताया, हाँ, कार्बन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलिए, यस, दिस इज़ अ कॉस्ट दैट वी आर पेइंग एवरी डे, जी, which all of us do not realize. या एंड बट उसमें एक क्वेश्चन सर और आता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन, हाँ, सो द बिगेस्ट चैलेंज इज स्टिल फाइनेंस, स्टेट स्टिल फंड, मनी. अभी तक जितना प्रोग्राम आप देखिए सेंट्रल नेशनल लेवल पे ड्राइव हो रहा है, इट इज़ लार्जली ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यस, फंडिंग या मे बी सर्टन डोनर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स. यस, So now the question is how do we bring private sector, and this is a comment that I hear in a lot of news reports कि private sector का participation बहुत कम है, अभी भी कम है, यस, not just in the economy but in the energy transition space. यस। So उसमें सर आपके क्या thoughts हैं, how do we improve that? मतलब जब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, आई डोंट 100% एग्री देयर, क्योंकि अगर आप अपने सोलर और विंड पावर को देखें, तो ये तो सब प्राइवेट सेक्टर ने ही लगाए हैं। प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसा नहीं माँगता है, उनके पास पैसा है, उनको पैसा मिल सकता है। वो माँगते हैं आपसे फैसिलिटेशन। और वो फैसिलिटेशन क्या होती है? जैसे आप, मैंने पीपीए साइन किया किसी डिस्कॉम से, अब मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही वहाँ, अब ये कोई हुँ, बात है?
मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपना कैश फ्लो कैसे सँभालूँ? तो वहाँ पे सरकार को फिर इंटरवीन करना पड़ता है कि नहीं ये गलत है, आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा जिस तरीके से भी आप करें, या गवर्नमेंट उनको कोई लोन दे, जो भी हो। तो प्राइवेट सेक्टर ये कह रहा है मैं कमर्शियल से जो रिस्क है, वो मैं समझता हूँ, मैं उसको ले सकता हूँ, कमर्शियल रिस्क। पर पॉलिटिकल रिस्क ये मैं इसको सँभाल नहीं सकता। इसमें वो मदद चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल रिस्क प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़ीरो कर दें, तो आपको ना पैसे की कमी होगी, ना एंटरप्रेन्योर्स की। तो उसपे कैसे आप करेंगे? तो आपने सही कहा कि स्टेट गवर्नमेंट। मैं तभी शुरू ही मैंने उससे किया था कि देखिए ये इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, और रोज़ और बड़ी हो रही है कि हम्म, नहीं? मतलब वी आर ऑल थिंकिंग के ग्रोइंग विद द वेरी 6-7%। सून कुछ सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया के बन जाएँगे। तो अगर आप जहाँ से आपने शुरू किया आप वो देखिए, आप वहाँ कहाँ थे और कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो जो आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म्स हैं, जिस तरह हम लोग काम करते हैं, वो भी तो बदलने पड़ेंगे ना। कोई पहले आप हलवाई की दुकान थे, ठीक है? अब आप हल्दीराम बनना चाह रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म तो चेंज करने पड़ेंगे ना जी, आपको। जी, जी। वो हमने नहीं किया। अगर हम वो कर दें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ ध्यान दें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मेरा ये मतलब नहीं है कि जो सेंटर का है वो हो जाएगा, वो नहीं। जेन्युइन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भाई, कि जैसे कंट्री में 30 वो हैं और 1-2 लोग यहाँ से 35 लोग टेबल पे बैठ के डिसाइड करें। यूनाइटेड नेशंस में देखिए कितने 200 लोग टेबल पे बैठ के चीज़ें डिसाइड करते हैं। हुँ। 30-35 लोग एक कंट्री में टेबल पे बैठ के क्यों नहीं डिसाइड कर सकते कि देश का भला कहाँ पे है? आपने सर एक कार्बन टैक्स का पॉइंट रेज़ किया, हाँ, जैसे मतलब जैसे ईयू ने सीबैम करके उन्होंने स्ट्रक्चर किया, हाँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। जी। यहाँ की जो छोटी-छोटी कंपनीज़ थीं, जो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट करती थीं, उनके लिए चैलेंज बन गया। हुँ, और फिर आपने जैसे एक बताया कि कार्बन क्रेडिट का मार्केट है, यहाँ पे पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटी है। ख़ैर वो एक मार्केट अपने आप इंडिया में डेवलप हो रहा है धीरे-धीरे। और यहाँ का डोमेस्टिक में भी एक कार्बन मार्केट जो है वो डेवलपमेंट का पोर्शन चल रहा है, जो हाँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या मिनिस्ट्री पावर के अंदर वो शुरू होगा। बिल्कुल। बट जो यहाँ से वहाँ पे है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि क्योंकि उनको डॉलर गेन तभी होगा व्हेन द प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। अब उनका जो कार्बन मतलब जो बॉर्डर पे जो टैक्स कंपोनेंट है, हाउ डू यू परसीव दिस कम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ईयू का प्रपोज़ल है बिल्कुल गलत है। इट इज़ कंप्लीटली अगेंस्ट द कियोटो प्रोटोकॉल, हुँ, हुँ, जिसके आधार पे ये पूरे क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस चले। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मूल आधार अपना ये माना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन होंगी पर डिफरेंशिएटेड होंगी। यानी जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं हुँ, हुँ, और इमीडिएट हैं, और जो अनडेवलप्ड कंट्री और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उत्तरदायित्व जो उनके हैं, वो कम होंगे और बाद में उनको लागू किया जाएगा। तो उन्होंने इस मूल मंत्र को अलग रखते हुए यूनिलैटरली अपना एक टैक्स लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने कहा क्यों लगाया साहब आपने टैक्स? तो वो कहते हैं जी हमने इसलिए लगाया क्योंकि नहीं तो हमारी घर की इंडस्ट्री बैठ जाएगी। उन पे तो हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कार्बन ना एमिट कीजिए। हुँ, उनको पैसा खर्चना पड़ रहा है। बाहर से सस्ता सामान आ रहा है, तो कौन खरीदेगा उनका सामान? तो जब तक हम टैक्स नहीं लगाएँगे, तब तक हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो वहाँ पे उनको समझाने वाली बात ये है कि भैया ये आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। पर अगर आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ उनको अगर बंद कर दे रहे हो, एक्सपोर्ट करने की, तो डेवलप कैसे करेंगे? तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रचने का फिर मकसद ही क्या रह गया? और आपने जो एक प्रिंसिपल आप इन लोगों ने सब बैठाया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, उसका मतलब क्या रह गया? ज़ीरो हो गया उसका मतलब। तो ये गलत है। ख़ैर एनीवे, दुनिया बदल गई है, और जो 1990 में जो हुआ वो तो बहुत 30 साल हो गए, लोग बदल गए, सब कुछ हो गया। तो हमें जो आज की परिस्थितियाँ हैं उसमें डील करना है।
तो उसमें एक सिंपल तरीका है कि हम ये करें कि साहब कार्बन टैक्स जो है, हम उन इंडस्ट्रीज़ पे लगाएँगे जो जनरली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो टैक्स यहाँ रिटेन हो जाएगा इंडिया में ही, जैसे सीमेंट है, ठीक है? हम कहें साहब हम सीमेंट पे लगाएँगे, हम टेक्सटाइल्स पे नहीं लगाएँगे, ओके? तो जो हमने स कार्बन टैक्स लगाया, वहाँ पेमेंट करने की जगह हमने घर में ही मेंटेन कर लिया, ठीक है नहीं? तो हमारा एक रिसोर्स हो गया, उस रिसोर्स से आप कॉम्पेंसेट करिए कंपनीज़ को। अगर 2 तरीके हैं, या तो वो कंपनीज़ जाएँ और यूरोप में अपना टैक्स जमा कर दें, वो पैसा उनका हो गया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। हुँ, दूसरा ये है कि साहब हम जो कर वहाँ पे एक्सपोर्ट जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, उस पे हम कार्बन टैक्स पहले लगा दें, बाकियों को बाद में फ़ेज़ इन करें। तो वो टैक्स हम करेंगे, यहीं पे रह जाएगा, उनको हम दिखाएँगे जी हमने तो कार्बन टैक्स पहले ही दे दिया, इतना दिया है, अब जो डिफ़रेंस आ रहा है वो आप हमसे ले लो, कम होगा। बिल्कुल। और उसको आप फिर कॉम्पेंसेट कर दीजिए इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरीके से। It is like GST, international It's GST, like yeah, input it's credit ले like लिया आपने। yeah, it's like international. It's not there is no principle behind it. It is immoral. I will put that very strongly. It's an immoral move of the हुँ, European Union and unbecoming of them. हुँ, You know, to force developing countries to adopt all these kinds of short-changing type of procedures कि साहब हम ये कर दें, हम अपना टैक्स लगा देंगे, ये क्यों आप when you know कि ये हो सकता है, then why are you doing it? हुँ, They can't stop us, can they? इससे दूसरी चीज़ है जो आपके डब्ल्यूटीओ पे इम्पैक्ट आएगा। डब्ल्यूटीओ वैसे ही बैठ गया था, अब और बैठ जाएगा कि हुँ, भाई जब जो कोई भी आदमी कुछ भी टैक्स लगा जब लगा सकता है और इम्पोर्ट रोक सकता है, तो डब्ल्यूटीओ को तो कोई मायने ही नहीं रहा ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता हुँ, फिर। तो जो ढांचा है अपना, इंस्टीट्यूशनल ढांचा जो उन्हीं लोगों ने बनाया है, उसी को वो अब खत्म कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। हुँ। ये है। कुछ फन क्वेश्चन सर हैं उसमें जैसे जनरली हम लोग को छुट्टियाँ बहुत पसंद हैं। तो ज छुट छुट्टियाँ पसंद का मतलब है कि हम लोग जनरली देखते हैं जहाँ पर भी जिस स्टेट गवर्नमेंट में कभी आज भी छुट्टी है सर। आज भी छुट्टी है। हाँ, और जनरली क्या है कि ये भी हमने नोटिस किया है कि जिस स्टेट में इलेक्शन टाइम होता है, उस आस-पास महीनों में वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई भी जयंती होगी छोटी से बड़ी, वहाँ छुट्टी हो जाएगी। तो मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्टिकुलर फ़ोकस कोई आपको हॉलिडे डिक्लेयर करना हो नॉट विदाउट एनी पर्पस बट देयर इज़ अ पर्पस कि आपको पब्लिक अवेयरनेस करनी है। जनरली क्या है कि अगर मान लीजिए एक्स वाई ज़ेड जयंती है तो हमें आज पता है बिकॉज़ छुट्टी है तो हमें पता है कि आज महावीर जयंती है या बुद्ध जयंती। तो ये भी एक पर्पस है लोगों को एक पर्टिकुलर के बारे में अवेयर कराने का। तो ऐसी कोई जयंती जो आपको लगता है कि पर्टिकुलर फ़ोकस है अवेयरनेस पर्पज़ से या पब्लिक के मूड को एस्टेब्लिश करने के लिए? मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में, वैसे तो बहुत प्रॉब्लम है, बट एक एक बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है इंडिया में कि कास्ट है, रिलिजन है, वो सब चीज़ें हैं, उनको उनकी तरफ मिल जा रहा जी। है। अभी भी इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के बाद, है ना? 75 होने को आ रहे हैं, पर हम लोगों ने जो जो नर और नारी के बीच में जो सोशल स्टेटस है हुँ, हमारा, वो बैलेंस हमने ठीक नहीं किया, मैं ये समझता हूँ। आज भी हम लोग बहुत ही पैट्रियार्कल हुँ, अप्रोच से अपने फैमिली का जो जीवन है उसको चलाते हैं, हुँ, और उसमें होता ये है कि उसका नेट रिज़ल्ट ये होता है कि एक तो बहुत से सोशल अ, अवगुण पैदा हो जाते हैं, हुँ, डिपेंडेंस पैदा हो जाती है फीमेल्स की हुँ, मेल्स पे, और तीसरी चीज़ है कि आप अपने अगर वर्कफ़ोर्स को देखें, हुँ, तो फीमेल पार्टिसिपेशन हुँ, हिंदुस्तान में बहुत कम है। ये उनको शुरुआत से ही
इस लायक नहीं बनाया जाता कि वो जाके कुछ काम अपने आप कर सके, उनको डिपेंडेंट रखा जाता हम्म, है, ठीक। और ये इनफैक्ट ये जो गरीब लोग हैं उनमें कम है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है तो सबको काम करना पड़ता है। हम्म, जो कम गरीब या जो अमीर हैं उनमें ज़्यादा हम्म, ये स्टेटस डिफरेंस अभी भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तब विकसित बनेंगे हम्म, जब हम साफ दिल से ये कह सकें कि हिंदुस्तान में नर और नारी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आपको कोई हॉलिडे रखना ही है, वैसे तो बहुत से हॉलिडेज़ हैं हमारे, हॉलिडे बढ़ाना अच्छा आइडिया नहीं है। पर अगर आपको कोई हॉलिडे रखना ही है, हम्म, तो आप रोल रिवर्सल हॉलिडे रखिए। तो वो हॉलिडे ये कहेगा कि जैसे आज है, आज हमारी इंटरव्यू हो रही है, तो मैं नहीं आऊँगा, मेरी वाइफ़ आ जाएगी। हम्म, और आप नहीं आएँगे, आपकी वाइफ़ अगर कोई है तो वो आ जाएँगी। एंड हम्म, सिमिलरली सो ऑन, इनके अगर हस्बैंड है तो आ जाएँगे। वेरी नाइस। एंड दे विल परफॉर्म द रोल फॉर दैट डे। हम्म, इट इज़ ओनली फॉर वन डे। ऑफ कोर्स इसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ बहुत से हाईली स्पेशल, अब हार्ट सर्जन है कोई, अब उसको तो आप हार्ट सर्जन का कोई लेडी है, अब उनके हस्बैंड को भेज दो तो वो तो बेचारा पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। आई मीन इन अ जनरल वे। Husband could be a chef. तो आप रोल रिवर्सल हॉलिडे रखिए, हाँ, और उस दिन सब चीज़ जो ट्रेडिशनली औरतें करती हैं वो आदमी करेगा, हम्म, एंड वाइस वर्सा। खास करके खाना बनाना, घर को साफ करना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को के साथ खेलना, बच्चों को स्कूल ले जाना, सिखाना, ये सब काम जो हम लोग, नॉट ओनली जो वर्किंग वाइफ्स हैं, उन बेचारियों को वो भी करना पड़ता है अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब वी हैव टू चेंज दिस। और हम्म, ये अवेयरनेस लाने के लिए कि ये गलत है और ये चेंज होना चाहिए, और इसको आप लोगों के पास सब आजकल आधुनिक यंत्र तंत्र हैं, हम्म, आप नापिए कि एवरी ईयर कितना चेंज आ रहा है इस हॉलिडे की वजह से हम्म। इन एटीट्यूड। सर एक सेकंड लास्ट पॉइंट है कि मतलब आप ओआरएफ में एडवाइज़र हैं, ओपिनियन इंडिया में आप ब्लॉग्स लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमनिस्ट हैं, बहुत सारे आपके आर्टिकल्स और एशियन एज में भी लिखता हूँ एशियन एज में भी लिखते हैं, बहुत सारे मैं। इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिश्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लिखा हो और बैकलैश आ गया हो? देखिए, जो बाबू आदमी होता है जिसने फाइल पीटी हो 30 साल तक, उसको आदत ही नहीं होती कुछ ऐसा लिखने की जिसमें बैकलैश आ जाए, या वो किसी भी तरीके से उसमें इम्प्लिकेट हो जाए। मैं तो बाबू हूँ, मैं क्यों लिखूंगा ऐसी बात। मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि बैकलैश में हाईलाइट आ जाऊँ, हुँ, आप हुँ, मेरे को इंटरव्यू में बुलाएं, करण थापड़ बुला लें। हुँ, मेरे को ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ इच्छा ये है कि मेरे को बहुत कुछ मिला है, सोसाइटी से मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, और मेरे पास, मैं आई एम सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि मैं और चाह रहा हूँ। व्हाट आई जस्ट वांट इज़ कि क्योंकि मेरे में एक छोटी-सी काबिलियत है कि आई लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हुँ, I like to suggest, they may be wrong, जी, they may be misguided, they may be simple, because after all, I have a very simple mind. हुँ, So, but I like to suggest options and provide solutions to what I perceive to be problems. आइडिया लिखने का यही है कि वो सर्कुलेट हों और कहीं ना कहीं स्टिक करें, किसी का दिमाग हुँ, उससे एनर्जाइज हो। हुँ, जैसे अपने प्रेसिडेंट साहब जो थे, अबुल कलाम आज़ाद, जी, वो कहते थे कि ही यूज्ड टू एनर्जाइज यंग पीपल्स माइंड्स बाय हुँ, गिविंग आइडियाज, हुँ, नथिंग एल्स। So this is what I hope, that they energize people somewhere to think a little differently, हुँ, think positively, and think about others, not हुँ, just yourself. And that's the idea, वेरी नाइस। man. लास्ट पॉइंट हमारा जैसे जीटी लॉग पॉडकास्ट हमारा हाँ, इनिशिएटिव है जीटी अकेडमी का, व्हिच इज़ प्राइमरीली इनटू द स्किल डेवलपमेंट पार्ट। yes. तो इंटेंट हमारा ये है कि इस तरीके के जो कन्वर्सेशंस हैं, दे आर ईज़ी टू ग्रास्प, और उसमें जो हमारे लिसनर्स हैं या एकेडमी के जो ऑडियंस हैं, दे आर प्राइमरीली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन
फर्स्ट ईयर सिटीज के भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे Hmm. हैं, and also the early stage or even the professionals who are maybe I think willing to look at the aspects, willing to look at the maybe I think learning milestones Hmm. from people like you, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या? Uh, I have no message as such for them because I actually believe that messages don't help. जी. That's my first thing. That every time you hear somebody saying, I want to give you a message, then you should tell him, please write it down and send it to me. And I'll read it if I want to. क्योंकि अगर आपका पर्पस है माइंड को अवेयर बनाना है, एक्टिवेट करना, तो इट हैज़ टू बी डन आइदर बाय एग्जाम्पल or it has to be done by an opinion which will strike somebody as being reasonable. Messages are different. हम्म. Messages are usually top down. हम्म. And, you know, by and large, people don't listen to top down directions unless they are your captives. Then हम्म. they will listen. But an average guy, top down, if you talk to them, it doesn't have much impact. So, what I would like to just share with them is two or three things, I think. One is that I fear, and I have a big fear, that the world that we are going into for the next 10 or 20 years is a very, very uncertain world. There is uncertainty in geopolitics, there is uncertainty in economics, there is uncertainty in technology, there is uncertainty about the kind of jobs that will be available for people. There is uncertainty also about um, geopolitics, which is, that, for example, will peace be preserved or wanted? We see what is happening in Ukraine, हम्म. unheard of in the middle of Europe. हम्म. This would be the situation, but it's happening. I think that we're in a time phase, next 10, 20, 2 decades, where the world is changing. And on top of that, we have climate change and energy transition to go through. So the three principles on which people should base their lives is: one is continual learning. There is no option. हम्म. You have to make your mind willing to, no matter how high you may be or how low, wherever you put yourself, everyone has to continually learn. learn. हम्म. Number two, don't ask people what you should do because they themselves don't know. Because all of us belong to the last stage. हम्म. Who are you going to ask? The time that you're entering into, nobody has seen, nobody has experienced, so they can give you no guidance. So the best is to look within yourself and say, what am I good at? What are my skills? What are my core strengths? What are my likings? And go with that. Because whatever you like, whatever your strengths are, you will become good at those. You spend time and, you know make an effort. So that's the second guideline, I think, guardrail that people should keep in mind. And the third guardrail is that I think in the future there are going to be big losers and big winners, much bigger than what we see today. The losers will become more, deeply in loss, and the winners will become more deeply in profit. So it's really an appeal to the winners that there is no point in winning a game that you can play only once. There's no point. Because the whole point of being a winner is to be able to play again and again and win. So that means that you have to leave enough on the table for the person who's losing also. If winner takes all, then that's the last game and it's all over. हम्म. Then there's no future that we can look for. But I'm sure that will not happen. All of us are human, so I have faith in humanity. I also have more faith in animals, but
Maybe we can learn from that. That's all I'd like to say. Great. Thank you so much, sir. Yes. Mayo Dhruv, I think we are very, very overwhelmed in terms of listening your thoughts. और जिस हिसाब से आपने अपनी एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स को शेयर किया है, आई थिंक वी रियली आर ग्रेटफुल, सर. Very deep, inspiring, and they reflect the kind of rich experience that you've had over the years. Thank you.